Okay, so good morning to all of you and good afternoon. Sorry, I missed the time. Actually, it seems like a morning. That's why I'm saying good morning. Well, no problem. So good morning and good afternoon to all of you. हम लोग क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। पिछली कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा था कि कैसे एक विमीन एरे का उपयोग करके कोई उदाहरण समझते हैं, और वो उदाहरण था कि कैसे 10 संख्याओं को इनपुट के रूप में ग्रहण कर लेते हैं और प्लस उसका हम औसत कैसे निकालते हैं और उसका योग कैसे निकालते हैं, अर्थात योग कैसे निकालते हैं फिर औसत कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो ये चीज हम लोगों ने कल देखी। कल क्या, इसके पिछली कक्षा में हम लोगों ने देखा। आज बारी है 2 मतलब 2 एरे हम लोगों ने शुरू किया था, 2 डायमेंशनल एरे शुरू किया था और काफी हद तक सारी चीजें देख ली थी। तो 2 एरे में हम लोगों ने ये देखा था कि इस प्रकार की एक संरचना देखी थी और उसमें देखा था ये जिसे हम लोगों ने रो कहा था। रो अर्थात R1, R2, R3, C1, C2 एंड C3। रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2 एंड कॉलम नंबर 3। तो इस प्रकार की कुछ चीजें हम लोगों ने देख रखी थी। अब जब रो और कॉलम एक दूसरे को क्रॉस कर रहे होते हैं तो इस प्रकार से सेल्स का निर्माण होता है, कोष्ठक का निर्माण होता है और इनका एक एड्रेस हुआ करता है जो कि इस प्रकार चलता है। अगर सबको याद हो, अगर नहीं याद है तो ये हमने पाया कहां से, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। ये मिला हमें कहां से? अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने 2D एरे का सिंटैक्स पढ़ा था। 2D एरे का पढ़ा था, सिंटैक्स पढ़ा था। आवाज सुनाई दे सबको? यस सर। तो 2D एरे का सिंटैक्स पढ़ा था जिसमें सबसे पहला जो हमने शब्द देखा वो था डेटा टाइप, अर्थात डेटा का प्रकार क्या। इसमें जो भी डेटा भरा जाए, जो भी डेटा भरे जाएंगे उन सभी का प्रकार एक जैसा होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि तभी एरे की परिभाषा सपोर्ट करेगी, अदरवाइज सपोर्ट नहीं करेगी। तो दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग हियर डेटा टाइप स्पेस, यहाँ पे रहता है एरे का नाम, एरे नेम, और उसके बाद इसके अंदर लिखा होता है रो साइज और यहाँ लिखी होती है कॉलम साइज और अंत में सेमी कॉलम होता है। और कुछ में क्या लिखा होता है, दिखाई इक्वल लगा के मैं यहाँ लिख देता हूँ। क्या लिखी होती है? लिस्ट ऑफ वैल्यूज, सेमी कॉलम। डेटा टाइप, एरे नेम, रो साइज, कॉलम साइज। हाँ, थैंक यू बेटा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बताया आप लोगों ने। ये सारी चीजें होती हैं, रो साइज, कॉलम साइज होता है। तो यहाँ पर ये जो ब्रैकेट लिखा हुआ है, ये पहला वाला जो ब्रैकेट है, या जिसे हम कहेंगे पहला जो सबस्क्रिप्ट है, ये सबस्क्रिप्ट बताता है रो की साइज को, अर्थात कुल पंक्तियां कितनी होंगी। पॉइंट टू बी नोटेड, दिमाग में नोट करिएगा, ये बताता है कुल पंक्तियों की संख्या, कुल पंक्तियों की संख्या। और ठीक उसी प्रकार ये बताता है, ये जो सबस्क्रिप्ट बताता है, ये बताता है स्तंभों की संख्या। स्तंभ समझ रहे होंगे, कॉलम समझ रहे होंगे, जो इस प्रकार की दिशा में होगा, क्षैतिज दिशा में होगा, उसको हम लोग पंक्ति बोल देंगे। जो ऊपर से नीचे की ओर है अर्थात ऊर्ध्वाधर है, तो उसको हम लोग स्तंभ बोल देते हैं, कॉलम बोल देते हैं। तो यहाँ पर देखें, ये जो दो सबस्क्रिप्ट हैं, ये क्रमशः आर और सी को बताते हैं, रो को बताते हैं, कॉलम को बताते हैं। अगर कहीं पे ऐसे लिखा है तो इसका मतलब है रो नंबर 1, कॉलम नंबर 1। कैसे, कहां लिखा हुआ है? यहाँ पर ये रो नंबर 1 है और ये कॉलम नंबर 1। अगर हम कहें कि मुझे 4 रखना है और 4 रखा हुआ है, यहां पर, तो हम कह सकते हैं कि R या इस प्रकार 1 1 1 1 पर
AK11 पे मतलब इस मैट्रिक्स के या इस अवयव के A नामक एरे के R1 पहली रो और पहले कॉलम में कौन सा तत्व रखा हुआ है? 4। एक बार पुनः, बड़ी कॉम्प्लिकेट चीज है, बड़े आराम से समझेंगे। डेटा टाइप, एरे नेम, रो साइज। पहली रो, कॉलम, पहला कॉलम, पहली रो पहला कॉलम। कैसे देखा? पहला रो पहला कॉलम, पहला रो पहला कॉलम पे रखा हुआ तो कौन सा है? 4 है। ठीक, अगर इसी प्रकार 5 रखा होता तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं रो नंबर तो एक ही है। पता नहीं दिख रहा है नहीं दिख रहा? बेटा दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को? दिख रहा है सभी बच्चों को दिख रहा है? यस सर, दिख रहा है। तो यहां कहते हैं कि ये रो, पंक्ति तो पहली ही है लेकिन कॉलम नंबर दूसरा है, तो हम कहेंगे कि पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ पर, पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ पर 5 रखा हुआ है, तो इसको लिखते पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ पर रखा हुआ है 5। क्या आप लोग हमें बता सकते हैं कि यहां मैं क्या दिखाना चाह रहा हूं? ये मैं क्या दिखा रहा हूं, कोई बता सकता है मुझे? सर 5 ये पहले रो और दूसरे साइड दूसरे कॉलम में। ये प्रस्तुतिकरण किस चीज का है? एरे सिस्टम। मेमोरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2D एरे। अगर तत्व तुम लोग रखोगे, एरे में रखोगे, तो मेमोरी में कैसे रखा जाएगा, यही उसका प्रदर्शन है कि पहली पंक्ति और पहले स्तंभ पर, पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ पर, इसी प्रकार 1 और 3 और यहाँ 7। तो हम कह सकते हैं कि पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ पर रखा गया है 7। बोलो आया या नहीं आया? मैं चैट बॉक्स भी ओपन कर लूं ताकि देखता रहूं आप क्या कह रहे हैं। दिख रहा है सर? ओके बेटा, समझ में आया कि नहीं आया बताएं? यस सर। सभी बच्चे आया बेटा? आप चाहे तो यस सर। बोल सकते हैं, चाहे तो बोल सकते हैं। नो हाँ जी, आ गया सबको? यस सर। अच्छा आगे बढ़ चले। किसी बच्चे, ओके सर। किसी 12th के, किसी 11th, किसी 10th के बच्चों को कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। शाह, निकिता, अनुभव लिखा है, क्या लिखा है? आरती, विभा, सभी बच्चे, शैलेश, कोई प्रॉब्लम बेटा किसी को? नो सर। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। इसके बाद अब बात आती है कि क्या सर इनको एक एक करके भरा जा सकता है? बिल्कुल एक एक करके भरा जा सकता है। तो अगर मुझे एक एक करके तत्व भरना होता तो मुझे कितनी बार लिखना पड़ता? कितनी बार लिखना पड़ता मतलब जितने तत्व होते उतनी बार लिखना पड़ता। तो अगर मुझे कोई तत्व भरना है तो प्रिंट भरना है या फिर प्रिंट करना है, भरे हुए तत्वों को ही प्रिंट करना है, तो मैं लिखता PRINTF printf %d A11। अब प्रिंट होने वाला तत्व कौन सा है? 4। PRINTF printf %d A12। अब प्रिंट होने वाला तत्व कौन सा है? 5। इसी प्रकार जितने तत्व होंगे मुझे उतनी बार प्रिंटफ लिखना पड़ेगा।
तो कोई बता सकता है कि कुल कितने तत्व होंगे और कितने प्रिंटफ होंगे? 9। एक 9 बच्चे, तत्व। हाँ जी, सभी लोग 9 9 कह रहे हैं, सभी लोग सहमत हैं 9 ही होंगे ना? यस सर। पहला प्रिंट 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इस प्रकार गिनने से अच्छा है हम R गुणे C कर लें, मतलब जितने रो हो उतने कॉलम, 3 पंक्ति 3 स्तंभ और 3 त्रिका 9, तो हमें कुल 9 तक तो भर सकते हैं और 9 बार हमको प्रिंटफ लिखना होगा। क्या ये चीज आ रही है सबको समझ में? यस सर। यस सर। और अगर केवल एरे बना दिए, जैसे केवल आपने एरे बना दिया, इसमें कुछ भरा नहीं है, एड्रेस बन चुका है, आपने कुछ भरा नहीं है, तब स्कैनएफ इनपुट ले रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, स्कैनएफ इनपुट लेने के लिए उपयोग किया जाता है, प्रिंटएफ आउटपुट दिखाने के लिए उपयोग किया जाता है। दिखाते कहां है? मॉनिटर पे। %d कॉमा एम्परसेंड a 1 1, जो भी इनपुट लोगे कुछ इस प्रकार से लेंगे। तो जरा देखकर बताएं कि कितनी बार आप इनपुट लेंगे? 9 बार। कितनी बार इनपुट लेंगे बेटा? 9 बार। और आउटपुट के लिए कितनी बार लिखना पड़ेगा? वो भी 9 बार। तो कुल हमें कितनी बार लिखना होगा? 9 बार। 18 बार। 18 बार लिखना होगा, 9 बार नहीं। 9 9 18। आपको 9 बार स्कैन लगाना होगा और 9 बार प्रिंट लिखना होगा, यस सर। है ना? तो इससे बचने यस सर, पूरा मिला के। इससे बचने के लिए मुझे कोई आइडिया देगा मैं क्या करूं? सर फॉर का यूज। डेफिनेटली we can use सर लूप का प्रयोग। for loop instead of scan. यस सर। इसका मतलब होता है के अलावा, के स्थान पर, instead of simultaneously continuously scan हम कर सकते हैं for का। अब कैसे यूज करना है वो मैं बता देता हूं। देखिएगा, एक लूप तो इसके लिए चलता है जो कि है i, एक पंक्तियों को चलवाता है, केवल पंक्तियों को चलवाएगा। एक लूप किसको चलाएगा? पंक्तियों को। जैसे ये पहली, ये पंक्तियों को चलवाएगा, ये पंक्तियों को कहां से चलवाएगा? एक से चलवाएगा। अगर मुझे इसके लिए लिखना हो तो लिखूंगा फॉर i इज इक्वल टू 1। अब कुछ कह सकते थे गुरुजी आप तो बताए थे एरे 0 से शुरू होता है। बिल्कुल, आप इसको 0 मान के चलते तो मैं कहता 0 1 2, एक मान के चल रहे हो तो कहूंगा 1 2 3। तो जैसे आप लिखें तो i इज इक्वल टू 1 से शुरू होगा, कब तक चलेगा? 3 तक चलेगा और पंक्ति आगे बढ़ती रहेगी। ये जो i चल रही है ये चलेगी किसके लिए? रो के लिए। एक और फॉर चलेगा, ये फॉर चलेगा किसके लिए? कॉलम के लिए। किसके लिए? कॉलम के लिए। कॉलम के लिए। कॉलम ऐसे जा रहा है i के लिए, ये ऐसे चलेगा j के लिए। जो लोग किताब लेके बैठे होंगे या किताब में देखेंगे तो उनके यहाँ भी 2 बार फॉर लूप हुआ है। एक i यस सर। रो के लिए। अब देखिए कॉलम कहां से शुरू हो रहा है? कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। तो कॉलम 1 से शुरू होगा, कब तक चलेगा? 3 तक चलेगा और कॉलम में वृद्धि होगी। क्या ये सर ये लेस देन 4 कर भी सकते हैं? क्या ये दोनों चीजें सबको समझ में आई हैं? यस सर। यस सर। जी कोई बच्चा प्रश्न पूछ रहा था जी, पूछिए बेटा। सर i लेस देन 4 भी कर सकते हैं? i लेस देन 4। केवल i लेस देन 4? सर वही इक्वल हटा के 4 कर लें। इक्वल 4 करेंगे तो इसका मतलब है, देखो इसका मतलब होता है या ठीक, ये रिलेशन ऑपरेटर है, ठीक है? तो यस सर। होता है या,
इसका कहने का मतलब लेस देन मतलब कि i का मान 4 से कम रहे तब तो चलेगा। तो i का मान अगर 4 के बराबर रहे तब भी चलना चाहिए, और अगर उसको कुछ नहीं मिला तब वो गार्बेज वैल्यू उठा करके आपके परिणाम में सेट कर देगा और पूरा आउटपुट गड़बड़ हो जाएगा। यस सर। इसलिए कोशिश की जाती है कि जितनी पंक्तियां होती हैं उतने ही हम लोग यहाँ पे कंडीशन लिखते हैं। कोई दिक्कत बेटा किसी को? नो सर। अब नो सर। जी, अब यहाँ पे ये फॉर लिखा हुआ है, ये फॉर लिखा हुआ है, ठीक। जरा मुझे ये बताओ कि ये मैंने क्या खींचा? सर लाइन। क्या बन गया? कॉलम। 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 ये क्या खींचा? रो। रो बना दी। सब रो। सहमत? सब सहमत है? यस सर। इस प्रकार से मिलकर बनने वाली संरचना क्या कहलाती है? मैट्रिक्स। क्या कहलाती है? क्या कहलाती है बच्चों? मैट्रिक्स। मैट्रिक्स। और इसी को हिंदी में आव्यूह कहते हैं। क्या कहते हैं? आव्यूह। आव्यूह। जरा ये बताओ, अगर मैं इसमें से कॉलम हटा लूं, कॉलम निकाल लूं, सारे कॉलम निकाल लूं, ये सॉरी सारे रो निकाल लूं, तो क्या तब भी ये संरचना आव्यूह या मैट्रिक्स कहलाएगी या नहीं कहलाएगी? कहलाएंगे। नहीं कहलाएगी। क्यों सर? क्योंकि आव्यूह की सर क्यों? परिभाषा कहती है कि जब रो और कॉलम एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, अगर याद हो तो कुछ देर पहले बोला था, जब रो और कॉलम एक दूसरे को क्रॉस करते हैं तब आव्यूह या मैट्रिक्स का निर्माण होता है। हो सकता है मैंने पिछली क्लास में कहा हो, बताया हो, जब रो और कॉलम एक दूसरे को क्रॉस करते हैं तो इस प्रकार से जो संरचना बनती है उसको कहते हैं मैट्रिक्स। क्या कहते हैं? ओ मैट्रिक्स। ओके सर। तो एक रो दूसरे कॉलम पर निर्भर है। याद रखना ये शब्द, एक रो दूसरे कॉलम पर निर्भर है। निर्भर करता है। दूसरे कॉलम पर निर्भर है। एक रो दूसरे कॉलम पर निर्भर है। तो जब एक रो दूसरे कॉलम पर निर्भर है तो उसके लूप एक दूसरे पर निर्भर होंगे कि नहीं? होंगे सर। बिल्कुल होंगे। अर्थात जब पहला रो खींचा गया हो, पहला कॉलम खींचा गया होगा, ठीक, तो तुरंत दूसरा रो भी खींचा जाएगा। पहला कॉलम यस सर। तो पहला रो भी खींचा जाएगा। अर्थात हम क्या करें, एक फॉर लूप को दूसरे फॉर लूप के अंदर लिख दें। एक फॉर लूप दूसरे फॉर लूप के अंदर लिख दें। एक फॉर लूप। अब बताइए कि क्यों लिखा गया? क्योंकि दोनों सर एक दूसरे पर निर्भर है। क्योंकि एक रो दूसरे कॉलम पर क्या करता है? निर्भर। करता है। इसीलिए एक निर्भर। को दूसरे फॉर के अंदर लिखा जाता है। क्या ये चीजें आपको पहले से मालूम थी? सर नहीं, पूरा नहीं नो। मालूम। अब कोई डाउट है किसी के मन में? कोई क्वेश्चन है किसी नो में? सर। अगर क्वेश्चन यहाँ पूछ लोगे तो आगे की प्रोग्रामिंग में नहीं फंसोगे। अगर आप पूछना चाहते हैं कोई प्रश्न तो अवश्य पूछें। सर वही कोड लिख के समझा दीजिए। पहले देखो, कोड बोले तो घर बना के हम तब दिखा पाएंगे जब आपकी नींव मजबूत होगी। ये आपकी नींव, मसाला वसाला भरना शुरू कर दिए हैं, ये आ रहा है कि नहीं? यस सर आ रहा है। बाकी बच्चे भी भाई बताएं। यस सर। यस सर सर। एक बार फिर समझा दीजिए। सर एक बार देखो, जब कहते हैं ना सर एक बार फिर समझा दीजिए, कुछ तो बताया करो कि समझाऊं क्या? फिर से मतलब पूरा? नहीं सर, फॉर लूप वाला, फॉर लूप का यूज वाला। फॉर लूप का यूज किया गया समय बचाने के लिए, नहीं तो आपको 9 बार स्कैन 9 बार प्रिंट लिखना पड़ता। अब फॉर क्या करता है, उस काम को कम कर देगा। ये पहला फॉर लिखा गया रो की वजह से, आई रो की वजह से लिखा गया। तो समय बचाने के लिए फॉर लूप का प्रयोग किया जाता है। दूसरा फॉर लिखा गया कॉलम की वजह से।
दो फॉर क्यों लिखे गए, क्लियर हुआ? यस यस सर। सर। एक फॉर दूसरे फॉर के अंदर क्यों लिखा गया? क्योंकि एक रो का निर्माण दूसरे कॉलम, अब जैसे आपने कॉलम खींचना शुरू किया है, पहला कॉलम जैसे खींचा, तुरंत पहला रो खींचा, तब अगर हम केवल रो खींचते चले जाएं तब हम नहीं कह सकते कि ये मैट्रिक्स है, जब तक हम कॉलम नहीं बनाएंगे। तो एक रो एक आई दूसरे जे पर निर्भर है, और इसीलिए एक फॉर दूसरे फॉर पर निर्भर है, इसलिए एक के बाद एक अंदर लिखा गया कि जैसे ही रो खींचा जाए, कॉलम खींचा जाए, तुरंत रो का निर्माण हो जाए। बोले बच्चों, बताएं। यस सर, समझ में आया। सर समझ में आ गया है। चलिए, यही था बेस, यही था मूल, यही था। अब एक चीज और आपको क्लियर कर दूं, एक चीज और आपको क्लियर कर दूं, संरचना बना के बता दूं। कितने गुणे कितने की मैट्रिक्स है? 3 गुणे 3। कितने गुणे कितने की मैट्रिक्स है? 3 गुणे 3 गुणे 3 सर। आर इंटू सी। कितने रो? 3 रो। कितने कॉलम? 3 कॉलम। 3 त्रिका 9। कितने तब तो भरे जाएंगे? 9। 9। कितने गुणे कितने? 5 गुणे 3। 5 इंटू 3। कुल तत्वों की संख्या 15। अच्छा, कुल तत्वों की संख्या बताओ, अगर ऐसा कहीं सवाल आ जाए तब। जहां पे n 12। n क्या है? एरे है। 3 क्या है? रो की संख्या है। और 4 क्या है? कॉलम की संख्या है। तत्वों की संख्या बताओ। 12 सर। 12। सभी सहमत हैं? कमेंट करके बताएं। यस सर। अच्छा, एक बच्चे ने पूछ लिया था i लेस देन इक्वल टू 3। i लेस देन इक्वल टू 3 का मतलब है कि i जो लूप चलेगा वो या तो 3 तक चलेगा या तो 3 से कम बार चलेगा। 3 चौके 12 होगा ये, ठीक है। 3 रो 4 कॉलम। 3 रो, रो 1, रो 2, रो 3। 3 रो 4 कॉलम, एक पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम। तो कुल तत्व कितने आए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। भाभी का कर जात हो? बेटा बातें नहीं, चैट में बताइएगा आप केवल। तो इस प्रकार की चीजों में हम लोग कैसे पढ़ते हैं आगे? कितने गुणे कितने की मैट्रिक्स है ये? आप व्यू है कितने गुणे कितने का? गुड। 3 का 3 गुणे 3 का। कोई ये दिमाग में मत लगा ले कि सर लाइन ही खींची रहे तभी हम इसको रो या कॉलम कहेंगे, अन्यथा तो हम मानेंगे ही नहीं। ऐसी कोई बात नहीं, ये केवल प्रतीक के रूप में उपयोग किया जाता है। प्रतीक मनुष्यों को समझाने के लिए, आसान करने के लिए यूज किया जाता है प्रतीक के रूप में, ठीक है। तो कंप्यूटर में आपको ये लाइंस नहीं दिखाई देंगी। मुझे लगा एक बार आपको बता दें कि सर कंप्यूटर में तो लाइन नहीं दिखी, वो तो मैट्रिक्स नहीं है। लेकिन अगर आपको इस प्रकार की संरचना दिखती है तो ये भी आपका क्या है? मैट्रिक्स है। अब बारी आती है एक प्रश्न की
बच्चे ने कहा था कि सर लिखकर बता दीजिए, एक प्रैक्टिकल बता दीजिए, तो देखते हैं। 3 गुणे 3 के अवयव में तत्वों को प्रिंट करना, और तत्व है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इतने तत्व दिए हुए हैं, कैसे इनको प्रिंट करते हैं देखिए। इसके लिए कोड्स लिखते हैं। किन किन चीजों की आवश्यकता है, किन किन चीजों की आवश्यकता है? सर्वप्रथम हमको आवश्यकता है एक एरे बनाने की, जिसके 3 रो हो और 3 कॉलम हो। तो हमने इस प्रकार लिख लिया 3 और 3, और यहाँ पर तत्वों को भर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। जब पहले से ही किसी प्रोग्राम में तत्व भरे हो, एरे में अगर पहले से तत्व भरे हुए हो, तो ये क्या है, हमने डिक्लेयर कर रखा है कि इस एरे का मान ये है। ठीक है, अब इसके बाद हमको संरचना बनानी है लूप की। ऐसे आपने बना दिया तो बॉक्स बनना तैयार हो गए, ऐसे बन चुके होंगे। ठीक, ऐसे बन चुके हैं और उसमें लिख चुका है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ध्यान देना, ये दिया हुआ है, लिख उठा है, अर्थात भर चुका है। हमको केवल क्या करवाना है, प्रिंट करवाना है। हमें केवल क्या करना है, प्रिंट करना है। तो हमको प्रिंट करते समय ध्यान रखना है इसको R1 R2 R3 C1 C2 और C3, इसको ध्यान में रखना है। रो को चलवाने की जिम्मेदारी I की थी, कॉलम को चलवाने की जिम्मेदारी J की थी। बोलो आया या नहीं आया? अब अगर ये जिम्मेदारी है तो I और J एक प्रकार के एड्रेस हैं जो कि अंकों को प्रदर्शित करते हैं। अगर ध्यान दिया हो तो यहाँ पे ऐसे ऐसे हुआ करता है, जो कि क्या करता है, अंकों को प्रदर्शित करते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे int I, J और सेमी कॉलम। अब यहाँ पे जब प्रिंट कराने वाली बारी आएगी तो हम फॉर लिखेंगे I is equal to 1, I less than or equal to 3 and I plus plus। फिर फॉर लिखेंगे, क्यों लिखेंगे, कुछ देर पहले मैंने इसका आंसर दिया था। J is equal to 1, J less than or equal to 3 और J plus plus, और यहीं से हम लोग प्रिंट करेंगे PRINTF, printf %d, AIJ। जब जब यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पर भी ऑटोमेटिक 1 होगा, सॉरी यहाँ पर भी ऑटोमेटिक 1 होगा। जब जब यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पर भी ऑटोमेटिक 1 होगा। तब ये किसको प्रिंट करेगा, जो भी, ये दिख रहा होगा, जो भी 1 1 के एड्रेस पे होगा, जो भी 1 1 के एड्रेस पे होगा। तो 1 1 के एड्रेस पे है 1, 1 1 के एड्रेस पे कौन है, 1 है। तो प्रिंट होने वाला तत्व क्या होगा, 1 होगा। अब ये लूप तब तक चलता रहेगा जब तक रो के लिए ये कंडीशन असत्य ना हो जाए और कॉलम के लिए भी ये कंडीशन असत्य ना हो जाए। तो ये बारी बारी चलते रहेंगे और आपका इस प्रकार से मैट्रिक्स प्रिंट होती रहेगी।
ठीक है। तो केवल ये इतना ही नहीं है, केवल ये इतना नहीं है, इसको एक स्पेशल संरचना, जगह छोड़ छोड़ के प्रिंट हो, इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए यहीं पर एक छोटा सा परिवर्तन करते हैं। वो परिवर्तन क्या करते हैं, यहाँ पे लिख लगाते हैं, आई होप यहाँ दिख रहा हो, पहला आउट ऐसे लिख करके आए, मतलब 1 लिख करके दिख रहा है, पहला तत्व अगर 1 प्रिंट हो तो अगला जब तत्व प्रिंट हो थोड़ी सी जगह छोड़े। तो इस थोड़ी सी जगह छोड़ने के लिए हम लोग यूज करते हैं \t। \t का मतलब है टैबुलर, टैबुलर मतलब टेबल की फॉर्म में थोड़ा सा जगह छोड़ेगा। कितनी जगह छोड़ेगा, 5। तो 1, अगला आउटपुट 2 आना चाहिए, जो कि उसके लिए जगह छोड़ देगा कितना, 2। फिर अगली जगह छोड़ेगा कितनी, फिर अगला तत्व प्रिंट होगा 3। अब अगला तत्व अगली लाइन से आएगा, तो इसी के बाद हम लोग, इसी के बाद यहां पर लिख देंगे printf \n। मैं पहले से समझा देता तो प्रॉब्लम होती। यहां बैकस्लैश लगाएंगे, टी क्यों लगाएंगे, क्योंकि हमको इनके बीच में जगह छुड़वानी है और हमको इसको आव्यूह जैसे मॉडल में दिखाना है। इसके बाद अगला आउटपुट लाइन चेंज करके आएगा। ये लाइन चेंज करवाने के लिए हमने यहां लिखा इस फॉर के बाहर, ध्यान रखना, ये इसके आधार से स्ट्रक्चर बनाएगा इसका। ये हर बार लाइन चेंज करवाने की जिम्मेदारी लेगा। \t ने 5 स्थान छोड़े, इसको प्रिंट कराया, 5 स्थान छोड़े, इसको प्रिंट कराया, फिर इसने लाइन चेंज करवाई, फिर 7 आया, फिर 8 आया, फिर 9 आया, फिर लाइन चेंज हुई, तो ये चल चुका होगा कितनी बार तक, 3 से आगे 4 बार। 3 बार रो चली, ये 3 बार रो चली, ये 3 बार रो चली, ये 3 बार कॉलम चला, ये 3 बार कॉलम चला, ये 3 बार कॉलम चला। बोले आया नहीं आया? मैं आपकी आवाज को ओपन कर दे रहा हूं। यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। जी, प्रश्न पूछिए। सर समझ में आ गया है। किसी का कोई प्रश्न? ओके, तो ये क्लास इसी पे समाप्त करते हैं। \t का मतलब होता है टैबुलर। टैबुलर मतलब वो \t वाला पूरा एक बार, पूरी लाइन एक बार लिख दीजिए। \t का मतलब होता है टैब, टैबुलर फॉर्म। टैब 8 लाइन को छोड़ता है ना सर। टैबुलर फॉर्म का मतलब है टेबल जो कि स्थान छोड़ देता है, स्थान छोड़ा देता है, 5 स्थान छोड़ करके अगला तत्व प्रिंट हो रहा है, फिर अगला स्थान छोड़ करके फिर अगला तत्व प्रिंट होगा। ठीक है, अगर \t नहीं लगाते हो तो ये दिखेगा कैसे? मान लीजिए \t नहीं लगाते हो तो आएगा इस प्रकार से, आपको दिखेगा, तब भी मैट्रिक्स बनेगी, लेकिन वो फील नहीं आएगा जो दिखनी चाहिए, ऐसे मैट्रिक्स बनेगी। और अगर t लगाते हो तो वो ऐसी जगह छोड़ छोड़ के दिखेगा। सर \t के साथ एक पूरा वो लिख दीजिए, पूरा मतलब सर प्रिंट में फिर से एक बार \t वाला लिखकर समझाइए। इसका मतलब यह है, \t का मतलब यह है, वही बात मैं पुनः बोलूंगा, \t का मतलब है ये जब लगेगा तो ये जो भी आउटपुट प्रिंट होने वाला होगा उसके बाद 5 स्थान छोड़ देता है। अब जैसे A11 पर क्या प्रिंट होगा, A I और J है, ठीक, A11 पे क्या प्रिंट होगा, 1 प्रिंट होगा। ठीक, कैसे प्रिंट होगा, जब यहाँ पे 1 हुआ, यहाँ पे 1 हुआ, तब Aij का मान हो गया A1 और ये 1, तो A11 पे क्या रखा हुआ है, 1, तो ये 1 प्रिंट। ठीक, अब अगला आउटपुट अगर नहीं लगाता हूं तो 2 इसी
ये बगल में प्रिंट होता है। अगर बैक स्लैश टी लगाता हूं तो ये 5 स्थान छोड़ देगा और तब यहां प्रिंट करेगा। फिर बैक स्लैश टी चलेगी, फिर स्थान छोड़ेगा और 3 लिखेगा। अब बोले, अब बताएं। यस सर, आया सर। आया? यस सर। ये क्लास आपको YouTube पे मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। स्वस्थ रहें और थैंक यू सर। अपने चारों तरफ की जो समस्याएं हैं उनको देखें, उनको सॉल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि भविष्य के साइंटिस्ट हम ही लोग हैं। ठीक है? और आप लोग विज्ञान प्रदर्शनी में प्रतिभाग किए थे, बहुत अच्छा लगा। जो लोग नहीं प्रतिभाग किए थे वो बाकी लोग से सीखें, सजग हों। जितना आप सजग रहेंगे उतना ज्यादा हम लोग आर्थिक, वैज्ञानिक, सामाजिक, नैतिक, शारीरिक हर प्रकार का विकास करें। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच।